दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब प्रोफाइल की जो हमारे देश के पूरे लीगल सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के अटॉर्नी जनरल यानी देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के अल्टीमेट जॉब डिस्क्रिप्शन को डिकोड करेंगे। अब जरा सोचिए, जब भारत सरकार यानी इतने बड़े देश की सरकार को खुद किसी कानूनी सलाह की जरूरत पड़े या कोर्ट में उन्हें अपना पक्ष रखना हो, तो आखिर उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे कौन आता है? कौन बनता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार का चेहरा और उनकी आवाज? तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। उनका पद, उनका अपॉइंटमेंट, उनके रोजमर्रा के काम, उन्हें मिलने वाली खास सुविधाएं, कुछ जरूरी शर्तें और आखिर में उनकी सपोर्ट टीम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रोल के संवैधानिक आधार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की। देखिए, ये कोई आम सरकारी नौकरी नहीं है। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसका जिक्र सीधे हमारे संविधान में किया गया है। आर्टिकल 76 खास तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को स्थापित करता है और यही चीज इस पद को इतना ताकतवर और स्वतंत्र बनाती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर ये पोजीशन मिलती किसे है? क्या योग्यताएं चाहिए इस टॉप जॉब के लिए? जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, इस लेवल की जॉब के लिए रेज्यूमे भी उतना ही टॉप क्लास होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने के लिए कैंडिडेट का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होना अनिवार्य है। मतलब या तो आप 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहे हों, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में एक बेहद काबिल कानून के जानकार यानी एमिनेंट ज्यूरिस्ट हों। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। संविधान में इस पद के लिए कोई फिक्स टर्म या हटाने का प्रोसेस लिखा ही नहीं है। ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट काम करते हैं। सैलरी भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं और प्रैक्टिकली होता यह है कि जब रूलिंग सरकार बदलती है या इस्तीफा देती है तो अटॉर्नी जनरल भी अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्योंकि आखिर उन्हें उसी सरकार की सलाह पर ही तो लाया गया था। अब देखते हैं कि इनकी डेली ड्यूटीज क्या होती हैं। आखिर देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर रोजाना करता क्या है? सच कहूं तो इनका वर्कलोड बहुत भारी होता है। देश के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में उन्हें भारत सरकार को हर उस लीगल मैटर पर सलाह देनी होती है जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में और जरूरत पड़ने पर देश के किसी भी हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखना और उन्हें डिफेंड करना भी इन्हीं का काम है। इसी के साथ एक और बेहद अहम जिम्मेदारी जुड़ती है जो संविधान के आर्टिकल 143 के तहत आती है। अगर राष्ट्रपति किसी खास कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगते हैं तो वहां भी भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने की पूरी जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल की ही होती है। अब जब काम इतना बड़ा है तो जाहिर है कि इस जॉब के पर्क्स और प्रिविलेजेस भी बिल्कुल बेमिसाल होंगे। और वाकई इस पोजीशन के साथ जो एक्सेस मिलता है वो अकल्पनीय है। अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी कोर्ट में राइट ऑफ ऑडियंस यानी सुनवाई का अधिकार है। सबसे खास बात यह है कि ये पद न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक शानदार पुल बनाता है। वे संसद के दोनों सदनों में या जॉइंट सिटिंग्स में बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। यहां तक कि उन्हें वो सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलती हैं जो संसद के एक सदस्य यानी एक सांसद को मिलती हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहां एक बहुत ही सख्त बाउंड्री भी है। भले ही वो संसद की कार्यवाही में बैठ सकते हैं, वहां बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स बिल्कुल नहीं होते। वो संसद में वोट नहीं डाल सकते। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी लिमिटेशंस और शर्तों की जिनसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोका जाता है। रूल्स के नियम बहुत क्लियर हैं। अटॉर्नी जनरल कभी भी भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या केस नहीं ले सकते। जिन मामलों में वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें वो किसी और को कानूनी सलाह नहीं दे सकते। इसके अलावा सरकार की परमिशन के बिना वो किसी भी क्रिमिनल केस में किसी आरोपी को डिफेंड नहीं कर सकते और न ही बिना इजाजत किसी कंपनी में डायरेक्टर का पद स्वीकार कर सकते हैं। अब यहां इस पूरी कहानी का एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। पूरे देश को इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करने और इतने कड़े नियमों से बंधे होने के बावजूद अटॉर्नी जनरल टेक्निकली एक फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माने जाते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि वो अपनी खुद की प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? इतना सब कुछ अकेले हैंडल करना तो नामुमकिन है। इसलिए अब नजर डालते हैं इनकी सपोर्ट टीम पर। जाहिर है, एक पूरे राष्ट्र का लीगल वर्कलोड कोई अकेले तो नहीं संभाल सकता, इसलिए उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं।
लेकिन यहाँ एक फैक्ट क्लियर कर दूं, इन दोनों पोजीशंस का आर्टिकल 76 में कोई जिक्र नहीं है। संविधान सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल के पद को ही स्थापित करता है। एक और कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो ये कि क्या अटॉर्नी जनरल सरकार की कैबिनेट का हिस्सा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कैबिनेट में लीगल मैटर्स देखने के लिए अलग से एक कानून मंत्री होते हैं। अटॉर्नी जनरल की भूमिका पूरी तरह से एक कानूनी सलाहकार की है, जबकि कानून मंत्री का रोल एक राजनीतिक रोल होता है। दोनों एकदम अलग रखे गए हैं। अगर हम इस पूरे विषय को संविधान के नजरिए से समराइज करें तो बस ये 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल 76 जो उनका पद बनाता है, आर्टिकल 88 जो उन्हें संसद में बैठने और बोलने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 105 जो उन्हें सांसदों वाली शक्तियां और विशेषाधिकार देता है। बस यही इनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फुटप्रिंट है। तो इस विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी पूरी तरह से सरकार की मर्जी पर काम करता है, लेकिन साथ ही अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चला सकता है, तो ये अनोखा विरोधाभास एक डेमोक्रेसी में न्याय की खोज को किस तरह प्रभावित करता है? ये निश्चित रूप से एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।